नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे वाइन पॉलिटिक्स के साथ। जी हां, लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खोल दी गई, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की हर जगह धज्जियां उड़ रही है। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए अब ग्रीन जोन में ऑनलाइन शराब की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आने वाली सरकार जनहित की जगह राजस्व जुटाने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भाजपा ने लॉकडाउन के दौरान शराब बेचने पर चौतरफा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, नंदकीराम कंवर, सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे और गोमती साय ने प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। सभी नेताओं ने कहा कि सरकार को यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर शराब बेची जा रही है, जबकि शराबबंदी का वादा करके ही उन्हें सत्ता मिली है। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और 2,743 करोड़ की मदद राज्य सरकार को दी है, लेकिन सरकार जनहित के बजाय राजस्व जुटाने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रही है। शराब दुकान में सरकार के संरक्षण में पुलिस की उपस्थिति में सैकड़ों हजारों लोग लाइन लगा रहे हैं। खुलेआम लोगों को उस कायदे कानून को तोड़ने के लिए अनुमति दी। ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग जो शराब के विरोध में उतरे हैं और उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज किया गया है, उनकी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय नशाबंदी के लिए वादा किया था, उसको किया नहीं। और आज जब सब जगह कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में शराब दुकान खोल करके निश्चित रूप से संक्रमण को ज़्यादा बढ़ावा देने की कार्रवाई कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो अन्य राज्यों को दिया वो छत्तीसगढ़ सरकार को भी दिया है। जो टोटल ग्रांट है वो 2740 करोड़ रुपया दिया। जो गंगा जल का कसम खा करके सरकार आई है, कुर्सी पे बैठी है, इनकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है। दारू की बिक्री बढ़ गई है और दारू को घर पहुंच सेवा के और जिस प्रकार से ये अवसर दे रहे हैं, इससे जो भविष्य है, जो हमारी पीढ़ी है, जो तरुणाई है, वो गर्त में जा रही है। गंगा जल उठाकर अपने घोषणा पत्र की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए गंगा जल उठाया, पूर्ण शराबबंदी का वादा। तो ये सरकार भी अगर चाहती थी, एक अच्छा अवसर शराबबंदी का सरकार के पास था। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए राज्य सरकार के मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही हमने शराब की दुकानें खोली हैं। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि भाजपा शराब पर कोई सियासत न करे। शराबबंदी का वादा हमने किया है और 5 साल के भीतर हम अपने घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की बी टीम के लोग हमने गंगा जल को लेकर जिस प्रकार से झूठ फैलाने में लगे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इधर प्रदेश में जगह जगह विरोध के बीच शराब दुकानें खुली और बिकती भी रही। रायपुर के भाटा गांव इलाके में इसके विरोध में कांग्रेसी पार्षद भी उतर गए। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं और जनप्रतिनिधि शराब दुकान बंद कराने के लिए पहुंचे। कुल मिलाकर कोरोना पर मचे कोहराम के बीच शराब पर सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो आपने देखा, एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से शराब पर लगातार सियासी शोर मच रहा है। कांग्रेस लगातार अपनी दलीलें दे रही है तो बीजेपी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार पर। सौरभ, एक रिपोर्ट के जरिए हमने अपने तमाम दर्शकों को समझाया कि किस तरह से शराब की बिक्री को लेकर के सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भाजपा आज दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई और कांग्रेस सरकार को वो वादा याद दिला रही थी कि उनके वचन पत्र में बाकायदा ये लिखा गया था कि उनकी सत्ता जब होगी तो वो शराबबंदी करेंगे, लेकिन अब ऑनलाइन डिलीवरी की शुरुआत की जा रही है। वहीं कांग्रेस राजस्व का हवाला दे रही है और अब ये भी कह रही है कि केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से ही उन्होंने शराब की दुकान खोली है।
बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है शराब की राजनीति हो रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं जो सरकार के जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसके अनुरूप शराबबंदी की बात कह रही है। वही कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जो है जारी की है, उस गाइडलाइन के अनुसार हमने जो है शराब की दुकान खोली है। ग्रीन जोन से बात की गई थी केंद्र सरकार के अनुसार कि ग्रीन जोन में जो है शराब की दुकानें खोली जा सकती है, यहाँ तक कि रेड जोन में भी शराब की दुकानें खोली जा सकती है। उसी जो गाइडलाइन है उस पर हम जो है शराब की दुकानें खोले हैं। और साफ तौर पर आज ये देखने को मिला कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक है, सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जैसे तमाम बड़े नेता जो है आज शराब के मुद्दे को लेकर जो है अलग अलग बयान दिए, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और कहीं ना कहीं शराब के मुद्दे को लेकर जो है राज्य सरकार को घेरना चाह रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार स्पष्ट तौर पर यह बात कह रही है कि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। और ये बड़ा आरोप भी लगाया है कि अगर बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी हो तो उल्टे बीजेपी के ऊपर जो कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने सवाल उठाया है। जब बीजेपी की सरकार 15 साल थी तब वो पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं कर रही थी। वही जो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार को अपने मैनिफेस्टो पर काम करना चाहिए और कोरोना के दौरान शराब दुकान नहीं खोलना चाहिए था। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है पूरे देश में इस वक्त जो है तमाम प्रदेश में अगर कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी को देखें, कांग्रेस है अगर और या अन्य कोई पार्टी, अगर उनकी सरकार नहीं है तो उनको जो है शराब के मुद्दे पर विरोध करना है। हमने जैसे मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो वहां पर जो कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी तरीके से और अन्य प्रदेशों में देखें तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। राजस्व के मुद्दे को लेकर जो है तमाम सरकारें जो है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य सरकारें की बात करें, राजस्व के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं शराब दुकानें खोली गई है और इस मुद्दे को लेकर सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में बात करें तो सोशल मीडिया में शराब दुकानें खोलने को लेकर जो है तरह तरह की बातें हो रही है और लोग जो है कहीं ना कहीं जो सरकार है उनको घेर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में मात्र 2 दिन में जो है, महज 2 दिन में 50 करोड़ रुपए की जो है बिक्री हुई है। अगर पूरे प्रदेश भर जो है अगर साल भर की माने तो साल भर में जो है 6,000 के औसत है 6,000 करोड़ रुपए की शराब बिक्री होती है। लेकिन 2 दिन में माना जा सकता है 50,000 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है राजस्व का फायदा हुआ है। लेकिन कोरोना में जो है सोशल डिस्टेंसिंग को देखा जाना था और कुछ जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो दिशा निर्देश जो है नहीं देखे गए और धज्जियां उड़ा दी गई। और इसको बाद भी जो है राजनीति जो है बीजेपी और कांग्रेस में जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सौरभ, राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल ही रही है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर बीजेपी से मुद्दा बना रही है और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर खुद कांग्रेस इस पर फिलहाल सवाल उठा रही है। लेकिन देखना यही होगा कि अब भूपेश सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे की रणनीति रहती है, क्या वो पीछे हटते हैं या फिर कुछ और दूसरा फैसला लिया जाता है। शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और CWC सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और CWC सदस्य और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। सोनिया गांधी ने सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विस्तार से छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की तैयारियों को बताया। सीएम ने मनरेगा के तहत रोजगार देने, राज्य में FDI की सैद्धांतिक सहमति, मजदूरों की रेल टिकट की राशि वहन और केंद्र सरकार के रवैये पर सोनिया गांधी से चर्चा की। सीएम ने बताया कि राज्य में उद्योग धंधे जैसे अन्य कार्यों के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगे गए हैं, लेकिन अब तक केंद्र की तरफ से यह राशि नहीं मिली है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लॉकडाउन के बाद राज्यों की स्थिति पर सुझाव दिए। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने मनमोहन सिंह को बताया कि लॉकडाउन के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारी चल रही है। बैठक में शामिल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि राज्य सरकारें कोरोना रोकथाम पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है। लॉकडाउन के बाद कैसे आगे काम चलेगा और राज्यों ने जो राशि की मांग की है केंद्र सरकार से लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, उस राशि की मांग पर केंद्र सरकार द्वारा कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया है। इन सारी परिस्थितियों पे बात हुई। दुर्भावनापूर्ण आरोप है, राजनीतिक आरोप है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या अगर राज्यों की सरकारें, माननीय मोदी जी कहीं भी असमानता का व्यवहार नहीं करते हैं।
तो छत्तीसगढ़ में पिछले साल से ज्यादातर रुके पड़े विकास कार्य कोरोना के चलते एक बार फिर से अधर में लटके दिख रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो सिर्फ विभागों में जरूरी कार्यों और योजनाओं को चलाएं। सीएम ने मंत्रियों को फिजूल खर्ची से बचने की हिदायत दी है और विभागों के जिन कामों की तत्काल जरूरत नहीं है उन्हें भी रोकने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार के काम रोक दिए थे और कई कार्यों की जांच के आदेश दिए थे। इसके चलते ज्यादातर निर्माण कार्य रुके पड़े हैं और अब कोरोना की मार के चलते राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। ऐसे में सरकार राजस्व बढ़ाने और खर्च घटाने पर गंभीरता से काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सभी विभागों की समीक्षा बैठक मंत्री और अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को निर्देश देते हैं कि विभागों में जिन कामों की जरूरत नहीं है उन्हें रोका जाए। वहीं भाजपा ने कहा है कि सरकार के निर्देश जारी करने से नहीं बल्कि पालन हो तब उसका फायदा होगा। लेकिन जिन कार्यों को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है विभाग के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभाग के सभी मंत्रियों को और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि राजस्व की प्राप्तियां किसमें बढ़ाई जा सकती हैं और बेवजह जो खर्चे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है और हर विभाग इसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं। निर्देश तो बहुत सारे दे थे और उनका पालन होवत है कि नहीं ये देखे की जरूरत है। निर्देश दे है तो अच्छा बात है पर आगे देखे यही कि ओकर पालन होवत है कि नहीं होवत। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए EWE योजना के तहत 3,171 करोड़ रुपए की लागत से 1956 किलोमीटर लंबाई की 54 सड़कों के लिए स्वीकृति दी गई है। इनमें से अब तक 2,076 करोड़ की लागत से 1,558 किलोमीटर लंबाई की 36 सड़कें बनाई भी जा चुकी हैं। बचे हुए 398 किलोमीटर लंबाई की 18 सड़कों का निर्माण चल रहा है। इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में सुकमा और बलरामपुर जिले में 10-10, बीजापुर जिले में 9, कांकेर जिले में 5, सूरजपुर और दंतेवाड़ा जिले में 4-4, वहीं राजनांदगांव, बस्तर और नारायणपुर जिले में 3-3, सरगुजा जिले में 2 और कोंडागांव जिले में 1 सड़क शामिल है। कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ में इस महीने की सभी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान सब्जी, दूध और चिकित्सा समेत आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव के बाद इस पर अपनी सहमति दी है। इस महीने 8 दिन शनिवार और रविवार है। छत्तीसगढ़ में अभी अधिकांश जिले ग्रीन जोन में हैं, जहां कुछ निर्देशों के साथ छूट मिली हुई है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह निर्णय अच्छा कदम है। फिर से अब मई महीने के लिए अगर ये तय होता है कि रविवार और शनिवार पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा तो मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों के सेहत के लिए बहुत बड़ा कदम है और इसकी जरूरत हम सब लोगों ने महसूस किया था। चलिए और अब आपको बता देते हैं कोरोना मीटर के जरिए कि कोरोना के आंकड़े पूरी दुनिया के साथ भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहां तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूरी दुनिया की। 37 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच गया है। 12,59,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा अब 3 लाख के करीब पहुंचने के है। भारत की बात करें तो 52,000 के पार हो गया है ये आंकड़ा और 14,812 लोग ठीक भी हुए हैं और 1,768 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आंकड़ा 3,000 के पार हो गया है। 3,138 मामले अब तक सामने आए हैं। 1,099 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 185 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कुल 23 एक्टिव केस है। अब तक यहां पर 59 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 36 लोग ठीक हो चुके हैं। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी ओर घातक डेंगू। जी हां, दुर्ग भिलाई में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब डेंगू भी पैर पसार रहा है। अब तक दुर्ग जिले में 9 कोरोना संक्रमितों में से 6 कोरोना संक्रमित भिलाई के हैं, तो वहीं अब भिलाई के संतोषी पारा में 2 व्यक्ति डेंगू के पीड़ित पाए गए हैं।
भिलाई के कैंप इलाके में एक परिवार में मां बेटी को डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। इन्हें सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। निगम प्रशासन जहां दवा छिड़काव और सफाई के इंतजाम दुरुस्त करने की बात कर रहा है, तो वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग मोबाइल कैंप के माध्यम से इलाके के लोगों की टेस्ट की बात कह रहा है। बता दें कि साल 2018 में भिलाई में डेंगू से एक के बाद एक 55 लोगों की मौत हुई थी। पानी बगल में 1 महीना से आदमी नहीं है, पानी भरे हैं, बता रहे हैं सब। और ये इस रूम में जो रहते हैं उनको पहले से हुआ था, जो बताए नहीं किसी को। जब संभाल में नहीं आया तो अपने गांव चले गए। और उसके बाद बगल में एक रूम है, उसमें हो गए तो अभी सेक्टर 9 में बगल वाले हमारे घर में जो बगल बाजू का घर है और जमाती है, जमात में गए वो लोग लॉकडाउन से पहले गए हुए हैं। ड्रम में पानी उन्हें पूरा भरा हुआ था। दूसरा बात कि ये बगल वाला रूम जो है उन लोग संक्रमित है बुखार से, लेकिन हम लोग किसी को पता नहीं बताया नहीं कि कैसे क्या है क्या नहीं है। अपने आप घर वाली को बुलाया, चुपचाप वहाँ से भाग गए। उन लोगों को भागे हुए 5-6 दिन हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ डेंगू का कोई केस निकलता है तो उसमें तुरंत अगले दिन ही उनके यहाँ टीम पहुँच के 300 मीटर के दायरे में हम फिर से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। और डेंगू के कंट्रोल के लिए एक सतत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी है, जिसमें हम डोर टू डोर हर घर जा रहे हैं अपने अफेक्टेड वार्ड्स में, और वहाँ पे पानी की जांच हो रही है और दवाई की छिड़काव भी हो रहा है। तो बस्तर रेड जोन में है और इसे रेड जोन में बनाए रखने के लिए लगने वाली सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर से आने वाले यात्रियों, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर निगरानी के लिए चेक पोस्ट में स्वास्थ्य और पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। 24 घंटे ड्यूटी में राजपत्रित अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। रेड जोन से लौट रहे श्रमिकों या फिर आम लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया है, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहे यात्रियों को रैपिड टेस्ट के जरिए जांचा जाएगा। संदिग्ध मिलने पर आइसोलेट करने और जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रायगढ़ जिले के ग्रीन जोन में शामिल होने की वजह से लॉकडाउन 3.0 में थोड़ी छूट भले ही दे दी गई हो, लेकिन जिले में बॉर्डर एरिया में पुलिस और प्रशासन ने अब चौकसी बढ़ा दी है। रायगढ़ के सीमावर्ती जिले कोरबा, जशपुर और जांजगीर जिले की सीमा को पुलिस ने न सिर्फ पूरी तरह से सील कर दिया है, वहीं सीमावर्ती प्रदेश उड़ीसा के सारे मार्ग भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। खासतौर पर उड़ीसा से आने वाले हर एक वाहन की पुलिस न सिर्फ जांच कर रही है, बल्कि चेक पोस्ट में गाड़ियों और चालकों की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के चिमड़ीपल्ली और बोरहा गुहालू रेलवे स्टेशन के बीच मंगलवार को चट्टान धंसने से ट्रेन का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। मरम्मत के लिए पहुंचे रेलवे कर्मचारियों के ऊपर फिर से चट्टान धंस गई, जिससे एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 कर्मचारी घायल हुए हैं। उन्हें अर्को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें विशाखापट्टनम रेफर कर दिया गया है। वहीं मंगलवार को लौह अयस्क लेकर बेलाडीला से निकली 4 मालगाड़ियां भी अर्को, सिमलीगुड़ा और कोरापुट के रास्ते में फंसी हुई है। इधर वॉल्टियर की ओर से आ रही खाली मालगाड़ियों को भी रोका गया है। दोपहर के बाद आए तेज आंधी और बारिश में रायपुर के एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का सामान बगल के मकान पर जा गिरा, जिसमें मकान की छत टूट गई और दीवारों में दरार आ गई। उस दौरान मकान में करीब 40 लोगों का परिवार था। हालांकि किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। इधर सूचना के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पार्षद का कहना है कि वो लगातार बिल्डिंग मालिक को सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे थे, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उनका यह भी कहना है कि फिलहाल बिल्डिंग मालिक को घर की मरम्मत के लिए कहा गया है। अगर नुकसान की भरपाई नहीं होती तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अचानक बदले मौसम में तेज हवा के साथ आज झमाझम बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की भी चेतावनी दी है। ऊपर वाला हाथ हम तो बचा दी, कपड़े है नहीं हुई तो घर के पूरा बर्बाद हो गए है। पूरा दीवार मन भी टरक गए है और पूरा घर के सत्यानाश हो गए है। वो पूरा उजाड़ के बनाई पड़ी कहा था
हाव भर कहा थे साहब कितना बनाई और नहीं बनाई तब ही जानी। ईश्वर की कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन माल की हानि हुई है। ये जो बिल्डिंग बन रही है, पूर्व में मैंने उनको कई बार सचेत भी किया था कि आपके द्वारा कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे बिल्डिंग में कोई भी आपको सुरक्षा उपाय नहीं दिखेंगे, इवन इनके द्वारा नेट तक नहीं लगाया गया है। बार बार बोलने के बाद भी इन्होंने सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी परिणति आज आप देख सकते हैं कि ये जो गरीब परिवार है इनका पूरा घर ध्वस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया गया है। रियाज नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी था और इस पर 12 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ पुलवामा के बेगपोरा में हुई है और बेगपोरा नाइकू का गांव है, जहां वो अपनी मां से मिलने आया था। मंगलवार को ही उसे घर के बाहर घेराबंदी कर मार गिराया गया। बुरहान वाली और इत्तू के खात्मे के बाद रियाज नाइकू ने हिजबुल की कमान संभाली थी। साल 2016 में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद यासीन इत्तू कमांडर बना था और अगस्त साल 2017 में एक एनकाउंटर में वो भी ढेर हो गया था और अब रियाज नाइकू को भी मार गिराया गया। इस एनकाउंटर के बाद पूरे कश्मीर में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। BSNL के अलावा बाकी सभी फोन नेटवर्क भी बंद कर दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।